हेलो एस्पिरेंट, वेलकम यू ऑल। तो करेंटली अभी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी, और उसपे हमने मतलब यूनिट है हमारा बायोटेक्नोलॉजी का, और उसमें यूनिट जो है हमने कंप्लीट किया है दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। वो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, और उसके अंदर ही सेकेंड चैप्टर आता है उस यूनिट के अंदर ही, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल, उसकी जो वर्किंग है उसके ऊपर तो हमने काम मतलब बात कर लिया है, हमने पूरा चैप्टर फिनिश कर लिया है। और बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस, अब उसमें जो भी एप्लीकेशंस हुए हैं, जो जो प्रोडक्ट बने हैं, उनके बारे में जो है इस चैप्टर में हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो आज के ही लेक्चर में ये पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है पहले वाला लेक्चर्स अटेंड कर लिए होंगे, इसके बाद ये अटेंड कर रहे हैं। और हमारा क्लास 11th का बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों हो चुका है, क्लास 12th का जो है बॉटनी हो चुका है, जूलॉजी को अभी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे वन शॉट में। तो आइए समझते हैं बायोटेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले एनसीईआरटी हमारा कहता है कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एसेंशियली डील करता है विद द इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ द बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड द बायोलॉजिकल यूजिंग द जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो भी माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स बनाए गए हैं, उनके ज़रिए जो है बायोफार्मास्यूटिकल्स यानी कि इस दवाई वगैरह में, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो भी तैयार हो रहे हैं, उन सब चीज़ों में जो है बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल है। तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड सच ऑर्गेनिज्म, माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, फंजाई, प्लांट्स, एनिमल्स, कुछ भी हो सकता है। इसका जो एप्लीकेशंस है आर वेरी वाइड। इसका जो एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी का वो बहुत ज़्यादा वाइड है, जैसे कि थेरापेटिक्स में, इसके बाद डायग्नोस्टिक में, मतलब थेरेपी देने में, जैसे अगर कोई डिजीज़ है तो उसकी थेरेपी बनाने में, जो है उसकी मेडिसिन तैयार करने में, किसी चीज़ को डायग्नोस करने में, कोई बीमारी है तो उसकी डायग्नोस्टिक में, उसको डायग्नोस करने के लिए, जानने के लिए कि कौन सी बीमारी हो रखी है, तो उसके लिए भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर द एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जो भी प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉप्स हैं, उसको जेनेटिक मॉडिफिकेशंस करना, उसके अंदर कुछ चेंजेस करना, तो ये सारी चीज़ें भी बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से हो सकती है। उसके बाद फूड जो होती है, प्रोसेस्ड फूड, उनकी जो है पैकेजिंग वगैरह, उसके बाद उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसमें प्रोसेस्ड फूड जो बनती है उसके ऊपर भी बायोटेक्नोलॉजी हेल्पफुल होता है। और बायो रेमेडिएशंस में, और वेस्ट ट्रीटमेंट में, और एनर्जी प्रोडक्शन में, इन सभी में जो है बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो यही हमारा एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ कहता है। उसके बाद ये कहता है कि ये 3 क्रिटिकल रिसर्च एरियाज़ है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की। सबसे पहले जो है इसमें प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और ए प्योर एंजाइम। बेस्ट कैटलिस्ट जो है उसका प्रोवाइड कराना है इन द फॉर्म ऑफ द इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली एक माइक्रोब या फिर प्योर एंजाइम के जरिए जो है बेस्ट कैटलिस्ट का प्रोडक्शन होगा। उसके बाद ऑप्टिमम कंडीशंस हमें तैयार करना है थ्रू द इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। अब उस कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए जो है हमें ऑप्टिमम कंडीशंस उसमें देना पड़ेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर, प्रेशर, पीएच, उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है ऑप्टिमम कंडीशंस देनी पड़ेगी। उसके बाद डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, थर्ड स्टेप, जिसके अंदर जो है प्यूरीफाई हो पाती है, वो जो हमारा चीज़ें बना है उसकी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है टू प्यूरीफाई द प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्यूरीफिकेशन इस जरिए हो पाती है। इसके बाद एप्लीकेशन जो है एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी कैसे एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेशंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, अगर हमें केमिकली बेस्ड एग्रीकल्चर करना है तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर भी इसके जरिए हो सकता है। दूसरा, अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी, इसमें भी एप्लीकेशंस, मतलब इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस है। उसके बाद जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, अगर जेनेटिकली मॉडिफाई करके क्रॉप हमें बनाना है तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। इसके बाद हमारा एनसीईआरटी का पैराग्राफ कहता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर कुछ बातें करी गई है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, इट सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई बाई इट वाज नॉट, मतलब जो फूड सप्लाई है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया था जिसमें कि फूड सप्लाई जो है बढ़ते पॉपुलेशन के जरिए, मतलब पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा था कि उसके लिए जो है फूड सप्लाई जो है उसको 3 गुना जो है उसको सक्सीड किया गया, बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वो इनफ नहीं था, वो ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई जो है वो भी इनफ नहीं था टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशंस। इसके बाद जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर की बात करें तो वो है नॉर्मन ई बोरलॉग, और ये आपको नाम याद होना चाहिए, नॉर्मन ई बोरलॉग। और फादर जो है इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन की वो है एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद होना चाहिए
इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के है MS स्वामीनाथन, और जो फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के वो नॉर्मन E बोरलॉग है। इसके बाद इंक्रीज्ड यील्ड हैव पार्शियली बीन ड्रिल टू, जो यील्ड है वो बढ़ा है बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव्ड ऑफ द यूज ऑफ द इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज। तो इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी जो है इसकी यूज से इसका यील्ड बढ़ा है, मतलब बढ़ सकता है। उसके बाद जो है बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अगर हम करेंगे तो उससे भी यील्ड बढ़ेगा। उसके बाद यूज़ ऑफ द एग्रो केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इनके जरिए भी इंक्रीज हो सकती है यील्ड। टिश्यू कल्चर जो है, टिश्यू कल्चर एक तरह का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसके अंदर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास एक एक्स प्लांट है, एक्स प्लांट हमारे पास लीफ है। उस लीफ की सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, उसको क्रशिंग करेंगे, क्रश करेंगे या ग्राइंड करेंगे, ठीक है। अब जो लीफ एक्सट्रैक्ट हमें मिला है ट्रांसफर करेंगे उसको हम कल्चर मीडिया में, ठीक है। लैब में तैयार कर रहे हैं, उसको हम क्या करेंगे, कल्चर मीडिया में डालेंगे। अब उसमें क्या होगा, डी डिफ्रेंसिएशन होगा। इस दौरान क्या होता है कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जो है इसका कंसंट्रेशन जो है बराबर होता है, और यहाँ पे जो है सुक्रोज बनता है, PGR मतलब डालते हैं हम उसमें अमीनो एसिड। उसके बाद स्टेराइल मीडियम हम यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे स्टेराइल मीडियम माइक्रोब जो है उससे स्टेराइल कंडीशंस हम तैयार करते हैं, मतलब माइक्रोब फ्री, कंटामिनेशन फ्री जो है हम कंडीशंस तैयार करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे उस लीफ एक्सट्रैक्ट से हमारे पास कैलस बनता है, कैलस की फॉर्मेशन होती है। ये एक तरह का अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। इसके बाद अब अगर इसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ाते हैं साइटोकाइनिन से तो हमें रूटिंग देखने को मिलता है, और अगर हम साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से तो हमें सूट फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। इसको हम प्लांट लेट कहेंगे। माइक्रो प्रोपेगेशन ये होता है प्रोड्यूसिंग ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ द प्लांट्स विद इन वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन। इस शॉर्ट ड्यूरेशन के दौरान जो थाउजेंड्स ऑफ प्लांट की प्रोडक्शन होती है इसको माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, और ये होता है टिश्यू कल्चर के हेल्प से। अब जो है हम कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के ऊपर। तो बनाना, एप्पल और टोमेटो, इन सबको हम तैयार कर सकते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के हेल्प से। ईच ऑफ दीज प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वेर ग्रोन। जो जिससे हम उसको बनाए हैं उसके प्लांट के ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है ओरिजिनल प्लांट से, तो इसको हम कहते हैं सोमा क्लोन्स, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिकली सिमिलर है। इसके बाद टू मिनिमाइज द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स सो दैट देयर हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट आर रिड्यूस। हमें अगर फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो है इसकी जो है इसकी जो यूजिंग है, इसकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स है हमारे इन्वायरमेंट पे पड़ रही है, तो उसको अगर हमें मिनिमाइज करना है तो उसको हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होता है इसका यूज़ करना एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। क्योंकि जो है केमिकल्स वगैरह, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है ये न्यूट्रिएंट जो हमारा सॉइल की क्वालिटी होती है उसको ख़राब कर देती है। तो इसकी जो यूज़ होती है फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स की ये कम हो सकती है बाय द यूज़ ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स हुज जीन हैज़ बीन अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, जिनका जीन जो है अल्टर किया गया है बाय मैनिपुलेशन से, उसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जिसको शॉर्ट में GMO कहते हैं। अब हम जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। जेनेटिक जो मॉडिफिकेशंस होती हैं उसमें क्या क्या हो सकता है कि क्रॉप्स को जो हम टॉलरेंट बनाएंगे टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। जो एबायोटिक स्ट्रेसेस होती है, एबायोटिक क्या हो सकता है, कोल्ड हो सकता है, सूखा पड़ सकता है, ड्रॉट, इसके बाद शॉल्ट हो सकता है, हीट हो सकता है। तो इनके लिए क्रॉप्स को क्या करेंगे, इससे रेसिस्टेंट बनाएंगे ताकि इस कंडीशंस में भी वो क्रॉप क्या करे, ग्रो कर सके। इसके बाद उसको जो है केमिकल पेस्टिसाइड्स जो होता है उस पर रिलायंस, मतलब उसके रिलायंस को रिड्यूस करेंगे। मतलब केमिकल पेस्टिसाइड जो है उसका कम इस्तेमाल करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे, उस पर रिलायबल जो होता है, उस पर निर्भर जो होता है उसको हम रिड्यूस करेंगे उस क्रॉप्स को, और यानी कि पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप्स बनाएंगे। इसके बाद जो है हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो होता है उसको हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। इसके बाद इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ, मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ये सारी चीज़ें हो सकती है। इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। मिनरल यूसेज जो होती है प्लांट्स के द्वारा उसकी एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे कि अर्ली एग्जॉस्टन जो होती है सॉइल की, अर्ली जो सॉइल ख़राब हो जाती है उससे इसको हम रोक सकते हैं। और न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होता है फूड का उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इन्हांस कर सकते हैं। जैसे कि गोल्डन राइस जो है बनाया गया विटामिन A इनरिच्ड होता है, ठीक है। गोल्डन राइस बनाया गया था न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है फूड का बढ़ाने के लिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं गोल्डन राइस के ऊपर, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका बोटेनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा, आपको नाम याद होना चाहिए। ये विटामिन A इनरिच्ड राइस है।
देखो हमारे पास जो है होस्ट या ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर जो है बीटा कैरोटीन जो है हम लेते हैं फ्रॉम द कैरेट या डैफोडिल प्लांट से, जो कि एक तरह का प्रोविटामिन ए होता है। अब इसकी हम इंट्रोडक्शन करते हैं द बीटा कैरोटीन जीन इनटू द होस्ट। इस होस्ट के अंदर जो है हम इस बीटा कैरोटीन जीन जो है उसको इंट्रोड्यूस करते हैं यूजिंग द वेक्टर प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम। प्लांट्स के लिए जो है प्लाज्मिड यहाँ पे कौन होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। और इसको फिर प्लांट टिश्यू कल्चर के हेल्प से हम इसको गोल्डन राइस बना सकते हैं, जिससे क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस प्रिवेंट हो सकता है, क्योंकि ये विटामिन ए इनरिच होगा। और विटामिन ए इनरिच होने की वजह से ये नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहते हैं, उसको ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज द बीटी कॉटन या फिर बीटी प्लांट्स। ये पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट हम तैयार करते हैं, जिसमें कि कॉटन बॉलवर्म जो है ये एक तरह का इंसेक्ट है जो कि हमारे जो कॉटन की बॉल्स है उसको डिस्ट्रॉय करती है और उससे कॉटन की जो यील्ड है उसको भी ये कम कर रहा है। बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस एक तरह का बीटी बैक्टीरिया होता है जिसके पास बीटी जीन या फिर क्राई जीन प्रेजेंट होता है, और ये जो बीटी जीन होता है इसके पास होता है बीटी प्रोटीन या फिर क्राई प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स के फॉर्म में इसके पास प्रेजेंट होता है। और ये एक तरह का इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल होता है जो कि उस इंसेक्ट को किल करने वाला होता है। इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिक प्रोटीन क्रिस्टल्स होता है। दिस इज प्रेजेंट एज प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इनएक्टिव फॉर्म में बैक्टीरिया के अंदर। ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इस बीटी बैक्टीरिया यानी कि बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस बैक्टीरिया जो है इसके अंदर ये बीटी यानी कि क्राइजिन प्रेजेंट होती है, और ये जो है इनएक्टिव फॉर्म में रहेगी, प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रहेगी, और ये जो है उस बैक्टीरिया को किल नहीं करेगी। अब क्या होगा कि क्राई प्रोटीन जो होता है इन बॉलवर्म यानी कि उसके गट में, यानी कि अगर वो जो इंसेक्ट है, वो जो बॉलवर्म है, वो अगर इसको इंजेस्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि क्राई प्रोटीन जो होता है वो उसके गट में जाकर के प्रोटॉक्सिन इनएक्टिव क्रिस्टल जो होता है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्युबलाइज होता है। उसके जो इंसेक्ट की जो अल्कलाइन गट पीएच वाली गट होती है, अल्कलाइन पीएच इन द गट जो है वहाँ पे जाके वो एक्टिव हो जाता है वो क्राई प्रोटीन, और वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये एक्टिव टॉक्सिन क्या करेगा, ये क्राई प्रोटीन ये होल्स क्रिएट कर देता है इन द एपिथेलियम ऑफ द मिडगट ऑफ द इंसेक्ट। इंसेक्ट की जो मिडगट एपिथेलियम होती है वहाँ पे होल्स क्रिएट कर देता है, और होल्स होने की वजह से वाटर इंटर करेगा, सेल जो है वो स्वेल कर जाएगा, सेल की लाइसिस हो जाएगी, सेल फट जाएगी और बस्ट कर जाएगी, और जो इंसेक्ट होगा वो स्टारवेशन की वजह से क्या होगा, मर जाएगा। तो ये था हमारा यहाँ पे क्राई प्रोटीन यानी कि बीटी कॉटन या बीटी प्लांट के ऊपर, पेस्ट रेसिस्टेंट प्लांट के ऊपर। जो क्राई जीन होता है ये हमारा डिजायर्ड जीन है, इसमें वेक्टर जो है यहाँ पे यूज हो रहा है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशियंस, और हमारे पास जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या होस्ट जो है वो कॉटन प्लांट होता है, और इसको हम प्लांट टिश्यू कल्चर से फिर क्या तैयार कर लेते हैं, बीटी कॉटन तैयार कर लेते हैं। जो चॉइस ऑफ जीन होता है वो डिपेंड करता है दो चीज़ पे कि हमारा टारगेट पेस्ट क्या है और हमारा क्रॉप क्या है। तो सबसे पहले कॉटन जो बॉलवर्म होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है। कॉटन बॉलवर्म जो होता है रेसिस्टेंट होता है क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB के लिए, और जो कॉर्न बॉर्डर है इसके लिए जो प्रोटीन होता है वो क्राई 1 AB होता है। तो कॉटन बॉलवर्म के लिए क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB, एंड कॉर्न बॉर्डर होता है क्राई 1 AB। टॉक्सिक क्राइजीन जो होता है ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब इंसेक्ट स्पेसिफिक, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है ये टॉक्सिक क्राइजीन। इसके बाद हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। जैसे कि लेपिडोप्टेरिन्स के ऊपर अगर हम बात कर ले तो लेपिडोप्टेरिन्स में आता है टोबैको, बर्डवर्म, आर्मीवर्म। कॉलियोप्टेरिन्स जो है इसके अंदर आता है हमारा बीटल्स, और डायप्टेरिन्स के अंदर आता है हमारा फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, और ये आपको याद होना चाहिए, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इससे। इसके बाद हम बात करते हैं पेस्ट रेसिस्टेंट टोबैको हम कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इसमें यूज होता है आरएनए इंटरफेरेंसिंग। आरएनए इंटरफेरेंसिंग यहाँ पे जो है राउंड वर्म जो है निमेटोड रेसिस्टेंट है हमारा एक राउंड वर्म जिसका नाम है मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया। मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया जो होता है इसके पास एक जीन है निमेटोड स्पेसिफिक जीन, ठीक है, या इसका खुद का डीएनए। अब इसमें क्या होता है, ये मिलाइडोगाइनी इनकॉग्निशिया जो है ये एक तरह का राउंड वर्म है, ये इन्फेक्ट करता है और कॉज करता है जो रूट नॉट डिजीज इन द टोबैको के अंदर जो है उसकी जो गठाने कर देती है उसकी रूट में। तो जो टोबैको की जो रूट होती है उसको इन्फेक्ट करेगी, उसमें
रूट नॉट कॉज करेगा और जिससे कि टोबैको की यील्ड कम हो जाती है, रूट्स ऑफ टोबैको को ये इन्फेक्ट करती है, मिलाइडोगाइनो इनकॉग्निशिया। तो इसकी जो जीन होगी नेमेटोड स्पेसिफिक जीन होगी, डीएनए होगी, एक सेंस दूसरी एंटी सेंस इसकी जो है मतलब स्ट्रैंड होगी। और यहाँ से जो है इस डीएनए से हम क्या बना लेंगे, एमआरएनए बना लेंगे। और एमआरएनए जो होता है इसमें सेंस वाला जो इसका एमआरएनए है इसमें ट्रांसलेशन होगी और फिर जो प्रोटीन बनेगी वो हेल्प करेगी ग्रोथ ऑफ द नेमेटोड की जो ग्रोथ होती है उसमें ये हेल्पफुल होगी। अब हम पूरा चार्ट को समझते हैं कि कैसे हम आरएनए इंटरफेरेंसिंग या जीन साइलेंसिंग या एमआरएनए साइलेंसिंग करते हैं। सबसे पहले जो है ये आरएनए इंटरफेरेंसिंग जो है ये प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोट्स में एज ए नेचुरल सेलुलर डिफेंस की तरह, नेचुरल सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म की तरह सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, आप याद रखेंगे इसको, ये सारे यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। स्टॉप एक्सप्रेशन ऑफ द निमेटोड स्पेसिफिक जीन और स्टॉप ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए इनटू प्रोटीन बाय फॉर्मिंग डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ये क्या करता है, ये एक्सप्रेशन जो है निमेटोड स्पेसिफिक जीन का उसको स्टॉप कर देता है, या फिर ट्रांसलेशन जो होती है एमआरएनए का प्रोटीन में, एमआरएनए से जब प्रोटीन का बनना होता है तो उस ट्रांसलेशन वाली प्रोसेस को ही क्या कर देता है, रोक देता है बाय फॉर्मिंग द डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए कभी भी प्रोटीन नहीं बनाएगा। सबसे पहले हमारे पास जो होस्ट है या फिर जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वो हमारे पास टोबैको प्लांट का रूट सेल है। टोबैको प्लांट का रूट सेल जो है इसमें सबसे पहले निमेटोड स्पेसिफिक जीन या फिर जीएनए जो है उसका डीएनए, उसमें क्या होगा, निमेटेड स्पेसिफिक जीन या डिजायर्ड जीन जो है वो टीआई प्लास्मिड जो होता है एग्रोबैक्टीरियन ट्यूमेफेशंस, इसके द्वारा जो है निमेटोड स्पेसिफिक जीन इसके अंदर हम डालेंगे। अब यहाँ से हमारे पास जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनेगा, इस डीएनए से डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है इसके अंदर राइबोन्यूक्लियस 1 यानी कि डाइसर का यूज होगा और डाइसर यूज करके यहाँ पे siRNA बन जाता है। siRNA जो है बेसिकली इस चार्ट को आपको याद नहीं रखना है, मैंने जो आगे बताया है वही आपको याद रखना है। ये मैंने समझने के लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि siRNA जो होता है इसमें राइबोन्यूक्लियस 2 का यूज होगा जिसको हम स्प्लाइसर कहते हैं, और ये बाइंड करता है विद द siRNA अंदर डाइजेस्ट करता है उसकी सेंस स्ट्रैंड को। इसके बाद हमारे पास एक फैक्टर आता है रिस्क फैक्टर, जिसमें आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, आरएनए को इंड्यूस करने वाला साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स होता है ये, जो कि डाइजेस्ट कर देता है सेंस एमआरएनए को, और उससे क्या होगा, कोई प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होगी, निमेटोड क्या होगा, डाई मर जाएगा। जो सेंस एमआरएनए होता है वो बाइंड करता है एंटी सेंस ऑफ द रिस्क ड्यू टू कॉम्प्लीमेंटरिटी की वजह से। और जो इन्फेक्शंस होती है निमेटोड में, इन्फेक्शन बाय निमेटोड जो होता है निमेटोड स्पेसिफिक जीन के जरिए होता है, और यहाँ पे एमआरएनए सेंस वाला जो है ये इस रिस्क के साथ जाके जुड़ जाता है। तो ये था हमारा आरएनए इंटरफेरेंसिंग के ऊपर बातें। इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशंस इन मेडिसिन्स के ऊपर। जो बायोटेक्नोलॉजी है इसकी मेडिसिन्स में क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो एट प्रेजेंट 30 तरह की हमारे पास रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स था हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द ह्यूमन यूज वर्ल्ड वाइड। पहले 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक्स था, दवाइयाँ थी। अब जो है इंडिया में 12 जो है वो प्रेजेंटली मार्केटिंग उसकी चल रही है। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की तैयारी अगर हम कैसे कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले टेकिंग ऑफ द इंसुलिन एट द रेगुलर इंटरवल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़। अगर एडल्ट को जो है ऑनसेट डायबिटीज़ है तो उसमें रेगुलर इंटरवल्स पे उसको इंसुलिन दिया जाएगा। अर्लियर जो है सबसे पहले जो है इंसुलिन का यूज़ किया गया था फॉर द डायबिटीज़ वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेनक्रियाज ऑफ द स्लॉटर्ड काउ एंड पिग्स। जो स्लॉटर्ड जो मरे हुए जो काउ और पिग्स हैं उनकी जो है पेनक्रिया से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता था, दैट इज़ इंसुलिन फॉर द डायबिटीज़। और इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल, अगर हम इसको किसी एनिमल सोर्स से इस इंसुलिन को निकालते हैं, कॉज सम पेशेंट टू डेवलप एलर्जी, तो इसमें कुछ पेशेंट जो है उसको एलर्जी हो सकता है, और अदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन टू द फॉरेन प्रोटीन, और किसी अदर प्रोटीन की वजह से उसमें इंटर होने की वजह से उसमें अदर तरह की जो रिएक्शंस होती हैं, एलर्जीज वगैरह, वो सब हो रहा था। तो इंसुलिन कंसिस्ट करता है 2 तरह के शॉर्ट। अब हम क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हमें बनाना है, तो उसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंसुलिन जो है वो कंसिस्ट करता है 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, जिसमें कि ए और बी चेन होता है, जो कि लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ रहता है डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। तो इंसुलिन जो होता है इसको हम ऑरली नहीं ले सकते हैं, बिकॉज इट विल डिग्रेड इन द एलिमेंट्री कैनाल। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वहाँ पे ये डिग्रेड हो सकता है, क्योंकि ये प्रोटीन है तो वहाँ पे जाके ये डाइजेस्ट हो सकता है, डिग्रेड हो सकता है। तो इंसुलिन जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, ओरली नहीं ले सकते, इसको इंजेक्शन के जरिए ही लिया जाता है। तो इंसुलिन की जो जीन होती है मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस के अंदर, इसको क्या करते हैं, बीटा सेल्स जो होती है पेनक्रियाज की, वहाँ से इसको निकालते हैं, फिर इसको प्रो इंसुलिन बनाता है। इनएक्टिव जो है इनएक्टिव प्रो इंसुलिन जो होता है इसमें 3 तरह की चेन्स होती हैं
हैं ए, बी और सी। जो ए होता है इसमें 21 अमीनो एसिड्स होता है, जो बी चेन होता है इसमें 30 अमीनो एसिड्स होगा और जो सी चेन होता है उसमें 31 अमीनो एसिड्स होता है। इसमें क्या करते हैं, अब इससे हम इनएक्टिव वाले से हमें क्या करना है, मैच्योर यानी कि एक्टिव वाला इंसुलिन, हमें फंक्शनल इंसुलिन हमें बनाना है। तो सबसे पहले उस जो थर्ड वाला हमारा चेन है सी, उसको हमें हटाना है। तो ड्यूरिंग मैचुरेशन क्या होगा, उस सी जो पेप्टाइड चेन होता है उसका क्या करते हैं, हम रिमूवल करते हैं और सी जो पेप्टाइड चेन होता है वो फ्री हो जाता है। मैच्योर इंसुलिन जो होता है वो हमें मिल जाता है और उस मैच्योर इंसुलिन जो है उसके अंदर हमें 51 अमीनो एसिड देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे पास जो है 21 अमीनो एसिड ए का और 30 अमीनो एसिड हमारे बी चेन का होगा। तो मैच्योर इंसुलिन में सिर्फ ए और बी प्रेजेंट होता है। जो प्रो इंसुलिन इनएक्टिव होता है उसमें सी चेन भी हमें देखने को मिलता है। द बिगेस्ट चैलेंज इन प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन वाइल गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड ड्यूरिंग मैच्योर फॉर्म। अब उसको मैच्योर फॉर्म में करने के लिए जो बिगेस्ट चैलेंज था वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाने का, वो उसको असेंबल करना था, उसको मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। 1983 में एन अमेरिकन कंपनी जिसका नाम था इली लिली, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आप इसको याद रखेंगे। अमेरिकन कंपनी 1983 में इली लिली, उन्होंने क्या किया कि ए चेन और बी चेन्स को अलग अलग क्या किया गया, निकाला। उसको बाद मतलब तैयार किया और उस अलग अलग ए और बी चेन को, जीन जो है उस ए चेन का और बी चेन का, उसको निकाला। उसको प्लास्मिड एज अ वेक्टर जो है दोनों को इक्वलाई होस्ट के अंदर डाल दिया गया। अब दोनों के अंदर जो है जीन जो है ए चेन का वो अलग अलग ए और बी चेन बना रहा है सेपरेटली। बाद में उसको जो है हम डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ देंगे और फिर हमारे पास जो है मैच्योर फंक्शनल हमारे पास इंसुलिन बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जीन थेरेपी। जीन थेरेपी जो है, जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। एक चाइल्ड या फिर एम्ब्रियो के टर्म में जब वो रहता है, एम्ब्रियो के कंडीशंस में जो जब रहता है, तो उसमें जो है अगर उसकी जो जीन है उसमें किसी भी तरह के डिफेक्ट है उसकी करेक्शन करना, ये एक तरह का जीन थेरेपी होता है। पहला जो जीन थेरेपी है वॉज गिवन इन 1990 में एक 4 साल की बच्ची को दिया गया था जिसमें एडीए की डेफिशिएंसी थी। एडीए एडिनोज डीएमिनेज एक तरह का एंजाइम है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है और ये जो बीमारी है इसको कहते हैं स्किड। स्किड का फुल फॉर्म होता है सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। आपको फुल फॉर्म याद होना चाहिए एडीए का भी और स्किड का भी। एडीए एडिनोसिन डीएमिनेज, स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। तो ये फर्स्ट जीन थेरेपी दी गई थी 1990 में एक 4 साल की ओल्ड गर्ल को विद एडीए डेफिशिएंसी। बीमारी का नाम था स्किड। ठीक है, एडीए जो होता है ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसके फंक्शनिंग के लिए एडीए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारी जो लिम्फोसाइट होती है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ट्रीटमेंट जो है बहुत सारी करी गई, उसमें सबसे पहले है ट्रीटमेंट था दैट इज़ द एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम की रिप्लेसमेंट कर देंगे अगर हम। फंक्शनल एडीए वाला जो एंजाइम है अगर हम उसको इंजेक्शन के जरिए डाल देते हैं तो क्या होता है, उससे हमें फ़ायदा हो सकता है, फंक्शनल एडीए वाला एंजाइम। ठीक है, लेकिन बार बार इसका करना पड़ेगा क्योंकि बार बार फंक्शनल एडीए एंजाइम जो है उसकी इन्फ्यूज़न करनी पड़ेगी, उसको इंजेक्शन से देना पड़ेगा लगातार। उसके बाद बोनो मैरो की अगर हम ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो ये भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों जो है आर नॉट द कम्प्लीटली क्यूरेबल प्रोसेस। इसके बाद जीन थेरेपी करी गई थी दैट इज़ लिम्फोसाइट जो है उसको निकाला गया था, टेकन आउट फ्रॉम द पेशेंट की जो ब्लड था वहाँ से लिम्फोसाइट को बाहर निकाला गया एंड द कल्चरिंग ऑफ द लिम्फोसाइट, बॉडी के बाहर जो है उस लिम्फोसाइट की कल्चरिंग करी गई एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ दैट फंक्शनल एडीए जिसको cDNA कहा जाता है इनटू द लिम्फोसाइट यूजिंग द वेक्टर रेट्रोवायरस के जरिए उस लिम्फोसाइट के अंदर उस फंक्शनल एडीए यानी कि cDNA को क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। और वेक्टर यहाँ पे यूज होता है रेट्रोवायरस क्योंकि यहाँ पे एनिमल है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट है उसको रिटर्न बैक किया जाता है पेशेंट की ब्लड में। इसका भी पीरियोडिक इन्फ्यूजन्स करना है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट का इन अ जीन थेरेपी, क्योंकि लिम्फोसाइट जो होता है वो इमोर्टल नहीं होता है, वो हमेशा के लिए जिंदा नहीं रहता है, उसका भी डेथ होता है। तो लिम्फोसाइट जो है इसका भी जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट जो होता है जीन थेरेपी में इसका भी पीरियोडिक इन्फ्यूजन लगातार होना पड़ेगा। परमानेंट क्योर क्या हो सकता है इफ़ जीन थेरेपी गिवन एट द अर्ली, यही जीन थेरेपी जो है अगर ये हम अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर हम उसको दे देते हैं तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकता है। और यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि परमानेंट क्योर क्या है, तो आप इसको याद रखेंगे।
इसके बाद मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में दो तरह की, एक कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस है, दूसरी अर्ली डिटेक्शन। कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस जो है इसमें सीरम और यूरिन जो है, सीरम कुछ भी हो सकता है, ब्लड सैंपल हो सकता है, कुछ भी, तो सीरम और द यूरिन एनालिसिस से हो सकता है। और यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता है कन्वेंशनल टाइप की मेथड में। यहाँ पे जो है यूरिन एनालिसिस, सीरम एनालिसिस के जरिए होती है डायग्नोस। इसके बाद अर्ली डिटेक्शन की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी, पीसीआर जो है यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के जरिए, उसके बाद जो है एलाइसा यानी कि एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, इसके जरिए भी क्या हो सकता है, अर्ली डिटेक्शन हो सकता है। पीसीआर जो है ये रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट द एचआईवी इन द सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट जो है, उसके अंदर पीसीआर का जो है यूज होता है टू डिटेक्ट द एचआईवी। जो एचआईवी वायरस होता है उसकी डिटेक्शन के लिए जो है एड्स वाले जो पेशेंट होते हैं उसमें पीसीआर का यूज होता है। एंड दिस कैन ऑल्सो बी डन टू डिटेक्ट द म्यूटेशंस इन द जीन इन सस्पेक्टेड के कैंसर पेशेंट। जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उसमें भी पीसीआर वगैरह यूज हो जाता है उसकी डिटेक्शन के लिए। इसके बाद अब हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, दैट इज ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या होता है कि हमारे पास जो है सैंपल है, उसमें सबसे पहले क्या करते हैं हम क्या करते हैं, उसमें नॉर्मल जीन जाते हैं। नॉर्मल जो जीन होता है उसमें वो अपीयर होता है फोटोग्राफिक फिल्म पे, एक्सरे पे। उस पर क्या है, हमारे पास डीएनए की ये स्ट्रैंड्स होती है, ATGC CGTA, और यहाँ पे भी सेम ऐसे ही इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगा। दूसरा, उसमें अगर हम प्रोब डालते हैं, प्रोब क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या फिर आरएनए। सिंगल स्टैंड, ये डबल स्टैंडर्ड है और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और आरएनए होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा टू द जीन टैग्ड विद द रेडियो एक्टिव मटेरियल। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल से टैग्ड होगा उसके साथ ये क्या करता है, जुड़ता है। तो नॉर्मल जीन जो है इसके साथ यहाँ पे ये प्रोब जाके जुड़ेगा और यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म पे जो है ये हमें जो है कलर देखने को मिलेगा, एक्सरे वो उस पर चमकेगा। जो म्यूटेटेड जीन होता है डू नॉट अपीयर ऑन द फिल्म एक्सरे बिकॉज इट हैज़ नो कॉम्प्लीमेंटरिटी विद द प्रोब। तो अगर हम इसमें म्यूटेटेड व म्यूटेशंस हो गई है अगर जीन में, उसको अगर हम इसमें डालते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंटरिटी शो नहीं करता है, वो प्रोब के साइड बाइंड नहीं कर सकता है और वो जो एक्सरे की जो फिल्म होती है वहाँ पे जो वो क्या करेगा, अपीयर नहीं होगा। उसके बाद हम चलते हैं एलाइजा की तरफ। एलाइजा जो है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट होता है एड्स पेशेंट के लिए। इसमें सबसे पहले ब्लड जो है लेते हैं फ्रॉम द पेशेंट की, पेशेंट का ब्लड लेते हैं जो कि HIV सस्पेक्टेड होता है, उसका ब्लड हम डाल देते हैं और उस ब्लड के पास प्रेजेंट होता है उसका HIV का एंटीजन। अब जो है हम बाहर से तैयार करते हैं एंजाइम लिंक्ड, एंजाइम के साथ मतलब उस एंटीबॉडी तैयार करते हैं, उसके साथ एंजाइम को हम फिट करते हैं जो कि अगेंस्ट होता है द HIV, दैट इज एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी अगेंस्ट द HIV। और उस एंटीबॉडी को हम डालते हैं, वो एंटीजन एंटीबॉडी आपस में उलझते हैं और फिर एंटीजन प्रेजेंट, अगर ब्लड में एंटीजन प्रेजेंट होगा उस HIV का तो ब्लू कलर की कॉलोनी हमें देखने को मिलेगी, ब्लू कलर देखने को मिलेगा, और अगर नहीं होगा तो ये नो कलर शो करेगा। और एलाइजा की जो प्रिंसिपल है इसे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, दैट इज प्रिंसिपल इसका होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शंस के ऊपर, और ये डायग्नोस होता है बाय द डिटेक्टिंग एंटीजन और एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट, एंटीजन के अगेंस्ट जो है या तो एंटीजन की का पता लगा सकते हैं या एंटीबॉडी का भी पता लगा सकते हैं इस एलाइजा वाली टेक्निक में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है इसमें एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पॉजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा या फिर फॉरेन जीएनए आर नोन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जिसका डीएनए जो है उसको मैनिपुलेट किया गया है एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन डाल करके, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ट्रांसजेनिक रैट, रैबिट, पिग, सिप, काउ एंड फिश अब तक तैयार कर लिया गया है। ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है वो क्या है, माइस है। बेनिफिट्स क्या हो सकती है ट्रांसजेनिक एनिमल्स की, वो है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के लिए, डिजीज की स्टडी के लिए, जैसे ट्रांसजेनिक मॉडल जो है एग्जिस्ट करता है फॉर मेनी डिजीज जैसे कि कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रिमेटाइड अर्थराइटिस एंड अल्जाइमर, इन सब डिजीज के स्टडी के लिए जो है ट्रांसजेनिक मॉडल्स तैयार किया गया है। इसके बाद जो है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, किसी भी केमिकल की अगर हमें दवाइयों की टेस्टिंग करनी है तो उसके लिए भी हम जो है ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स तैयार कर सकते हैं, उस पर टेस्ट कर सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स अगर हमें कुछ तैयार करना है तो उसके लिए भी हो सकता है। वैक्सीन सेफ्टी के लिए अगर हमें जो है वैक्सीन बनाए हैं उसकी टेस्टिंग करनी है तो ट्रांसजेनिक माइस जो होता है आर मेड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन जो होता है उसके लिए ट्रांसजेनिक माइस का तैयार किया गया। इसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो
बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जो है वो उसके ऊपर बात करते हैं, तो उसमें आता है हमारा ह्यूमन प्रोटीन, जिसमें आता है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन जो कि ट्रीट करता है एम्फाइसेमा को। और सिमिलर अटेम्प्ट्स लगाया गया बीइंग मेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फिनाइल कीटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस जो है, इनके लिए भी, इनके ट्रीटमेंट के लिए भी ऐसा ही कुछ प्रोटीन वगैरह तैयार किया गया उसको ट्रीटमेंट के लिए। 1997 में पहला ट्रांसजेनिक काउ बनाया गया रोजी, जो कि प्रोड्यूस करता है ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर। ह्यूमन इनरिच्ड मिल्क, जो मिल्क होता है वो कंटेन करता है द ह्यूमन अल्फा लैक्टाबिल्मेन एंड वाज द मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबीज दैन द नेचुरल काउ मिल्क। से जो है उसमें ह्यूमन मतलब वो जो काउ है वो प्रोड्यूस करता है अल्फा लैक्टाबिल्मेन, और वो न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड प्रोडक्ट होता है नेचुरल काउ मिल्क से। इसके बाद कुछ इथिकल इशूज़ आ सकते हैं जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस में इसको तैयार करने में। तो GEAC जो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमेटी विच विल मेक डिसीजन, वो डिसीजन बनाएगी रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ द GM रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम तैयार कर रहे हैं वो पब्लिक सर्विस के लिए उसको इंट्रोडक्शन करना है, उस पर रिसर्च होगी, सबसे पहले उसकी सेफ्टी देखी जाएगी, उसके बाद उसको इंट्रोड्यूस करी जाएगी। तो ये इथिकल इशूज़ जो है ये सारी चीज़ें भी आती है, तो इसको भी ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे आके हमारा ये पूरा चैप्टर फिनिश हो चुका है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पूरा चैप्टर फिनिश मतलब आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया है। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप इसको फिर से जाकर के 2x पे जाके देख सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। NCERT के हर एक पॉइंट्स को कवर किया है मैंने, और इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।